दो वर्ड है, एक तो है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग और एक है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। दोनों दिखने में मतलब अपने को एग्जाम के अंदर लगता है कि ये सेम ही बातें, लेकिन थोड़ा सा फर्क है, और वो थोड़ा सा फर्क काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आप ध्यान से समझिएगा दोनों में फ़र्क क्या है। एक तो है टेक्निक्स और एक है मेथड। समझिएगा समझिएगा, देखो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग जो है वो क्या है, अलग अलग इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग मेथड लगते हैं। समझिएगा, हर इंडस्ट्री में अपने हिसाब से काम होता है, कुछ तरीके से काम होता है, और वहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अलग से एक मेथड जो वो रखते हैं। जैसे कि अगर हम कपड़ा बनाते हैं तो कपड़ा बनाने वाले में मान लीजिए हम कपड़ा बनाते हैं तो अपन ने क्या किया, रेशम लिए, रेशम से फिर धागा बनाया, धागे से फिर हमने क्या किया, रेडीमेड कपड़ा बनाया। रेडीमेड नहीं, अपन नॉर्मल कहते हैं थान का कपड़ा बनाया। ये यहाँ पर एक तरीके से काम होता है, क्लियर है। दूसरा, हम घर बनाते हैं तो वहाँ पर अलग तरीके से काम होता है। एक जैसे कोई दर्जी है, उसके वहाँ पर कोई आता है और वो अपने माप वगैरह देता है, उसके हिसाब से वो कपड़ा सिल के उनको दे देता है, वहाँ पर एक अलग तरीके का काम होता है। एक जैसे हम मान लीजिए रेडियो बनाते हैं तो वहाँ पर अलग अलग पार्ट जो वो अलग अलग तरीके से बनते हैं, फिर अपन उनको क्या करते हैं, असेंबल करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। वहाँ पर उस इंडस्ट्री के अंदर अलग तरीके से काम चलता है। वैसा ही अपन और कोई भी एग्जाम्पल ले लें, जैसे एक सर्विस इंडस्ट्री है तो वहाँ पर अलग तरीके से काम होता है। जैसे अपना ट्रांसपोर्ट का काम है तो वहाँ पर अपने अलग तरीके से होता है। अब हर इंडस्ट्री के अंदर अलग तरीके से कॉस्ट क्या की जाएगी, कैलकुलेट की जाएगी। समझिएगा, अगर मैं जैसे घर बनाता हूँ, मेरा काम कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने का है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं चाहूँगा कि भाई एक घर जैसे मैं बना के दे रहा हूँ तो एक घर की मैं कॉस्ट पता कर लूँ ताकि मैं सेल प्राइस डिसाइड कर दूँ। क्या मैं ये इसी तरीके से कॉस्ट मेरी अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो उसमें कर सकता हूँ क्या? नहीं, वहाँ पर मुझे क्या करना होगा, पर पैसेंजर पर किलोमीटर मुझे कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। भाई एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर में लेके जाता हूँ, मेरी क्या कॉस्ट पड़ती है, ताकि मैं उसकी सेल प्राइस डिसाइड कर पाऊँ। क्लियर है, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। यहीं पर अगर जैसे मैं कपड़ा बनाता हूँ तो कपड़ा बनाता हूँ मैं क्या कहूँगा कि भाई रेशम से मैं धागा बनाया, धागे से मैंने कपड़ा बनाया। क्लियर है, तो धागे कपड़े की 1 मीटर की कॉस्ट मेरी क्या रही, तो वहाँ पर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे कुछ अलग तरीके के प्रयास करने होंगे, तब जाके मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर पाऊँगा। या फिर जैसे ईंटें बनाता हूँ वहाँ पर मुझे अलग तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करनी होगी। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेशन के तरीके बनाए गए। वो क्या है, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें अपन क्या करते हैं, जैसे जॉब कॉस्टिंग, इनको अपन एक बार इसको अपन अभी देख रहे हैं, एक बार इसको जब ये पूरा हो जाएगा तो वापस देखेंगे। जॉब कॉस्टिंग हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, एक जैसे हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया। अभी एक बार के लिए अपन इतना ही लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग मतलब जहाँ पर काम कैसे होता है, एज ए जॉब होता है। जैसे अपन आपने एक जॉब सीट देखी होगी, अगर बाइक या गाड़ी जब भी सर्विस करवाने गए होंगे तो वो आपको एक एस्टिमेट बना के देता है, उसके ऊपर वो क्या कहते हैं कि इनका भैया का जॉब कार्ड ले आओ, भैया का जॉब कार्ड ले आओ। तो वहाँ पर क्या होगा, काम कैसे होगा, आप कहोगे, वो समझिए काम कैसे होगा, आप कहोगे मेरी गाड़ी के अंदर ब्रेक सही कर दीजिए, क्लच सही कर दीजिए, आगे वाली लाइट सही कर दीजिए, तो वो आपका वही काम करेगा। और आपने कह दिया जैसे कि इसकी जो चेन है वो नहीं डाल दीजिए, तो वो उसके हिसाब से आपसे कॉस्ट
लगाएगा और उसके हिसाब से ही आपसे वो कॉस्ट रिकवर करेगा। क्लियर है, समझ आ रही बात? वो उसके हिसाब से आपसे कॉस्ट कैलकुलेट करेगा। तो वो हम पर क्या लगेगा, जॉब कॉस्टिंग। जैसे जॉब कॉस्टिंग के एग्जांपल बता देते, जैसे कि भाई अपना जैसे ये रिपेयरिंग का काम हो गया, वहाँ पर रेडियो रिपेयर करवाते हैं, तो भी आप जाके कहोगे कि भाई इसकी आवाज़ वाला बटन काम नहीं कर रहा है, ये वाला काम नहीं कर रहा है। या फिर जैसे आपका टेलर हो गया, दर्जी को आप बताओगे कि भाई मुझे ये शर्ट बनाना है, ये कपड़े बनाना, पैंट बनाना है, इस तरीके से काम करना है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ कॉस्ट कैलकुलेट करने का एक तरीका होगा। जैसे रिपेयर के अंदर आप जो जो चीज़ें कहोगे उन चीज़ों की वो कॉस्ट ऐड करेगा और फिर उसमें प्रॉफिट ऐड करके दे देगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग यूँ कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग कुछ नहीं है, जॉब का बड़ा रूप है। आप घर बनाओगे तो आप कहोगे भाई मुझे यहाँ रसोई चाहिए, यहाँ ये चाहिए, मुझे जोधपुरी पत्थर चाहिए, या फिर ईंटों का घर चाहिए, उसमें मुझे पीओपी चाहिए, फर्श ये चाहिए, टाइलें ये चाहिए। तो वो क्या करेगा, इन सब चीज़ों का ऐड करके आपसे अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा और सेल प्राइस डिसाइड करेगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे आप कपड़ा बनाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, पहले सबसे पहले जैसे रेशम हो गया, फिर रेशम से धागा बनाया, फिर धागे से आपने क्या किया, कपड़ा बनाया। काम कैसे हो रहा है, प्रोसेस में हो रहा है, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, प्रोसेस कॉस्टिंग लगाओ। या फिर जैसे आपने ज़मीन से जो है वो मिनरल्स निकाले, फिर उनको जो उनका प्रोसेस किया, और फिर उसमें से जो है वो आपने अलग अलग प्रोडक्ट निकाल दिए, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, और ये जो अपना क्या कहते हैं इसे, डामर हो गया, लास्ट में बचा वो ग्लिसरीन हो गया, या फिर ये प्रोडक्ट जो है निकल गए। तो ये आपने क्या किया, बाय द प्रोसेस करके आपने धीरे धीरे करके इसकी कॉस्ट कैलकुलेट की। तो इस तरीके की इंडस्ट्री के अंदर क्या होगा, ये प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगा। ऑपरेशन कॉस्टिंग, सॉरी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये जैसे सर्विस इंडस्ट्रीज में। तो सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग हो गई, हाँ हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग हो गई वगैरह, ये जो सारी चीज़ें हैं इनके अंदर क्या करोगे आप, ये ऑपरेटिंग कॉस्टिंग लगाओगे। तो अलग अलग इंडस्ट्री में वहाँ जिस तरीके का काम होता है उसके हिसाब से मेथड लगाते हैं। क्लियर है, ये समझ आई? अभी अपन मेथड पढ़ेंगे सारे और टेक्निक भी पढ़ेंगे सारे। अभी एक बार बेसिक आइडिया ले लेंगे भाई मेथड क्या होता है, कि भाई एक इंडस्ट्री में जिस तरीके का काम होता है उसमें उसके हिसाब से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, मेथड लगाते हैं उस इंडस्ट्री के हिसाब से। क्लियर है? अब ये तो है अलग अलग मेथड, ये तो क्या है, सारे अलग अलग मेथड है। ये किसके हिसाब से चल रहे हैं, इंडस्ट्री के हिसाब से, जिस इंडस्ट्री में वैसा जैसे तरीके से। अब अपन बात करते हैं टेक्निक के बारे में। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेक्निक के बारे में। कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें इसमें से कोई भी टेक्निक लगाई जा सकती है, समझिएगा। जैसे टेक्निक है, टेक्निक है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या कहती है, कि इस तरीके का मेथड जिसमें क्या करें, सारी इंडस्ट्री मिल के ये डिसाइड करें कि वो कॉस्ट कैलकुलेशन का एक ही तरीका रखे, और साल के अंत में वो आपस में एक दूसरे को डाटा बताए, ताकि ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री मिल के क्या कर सके, पता कर पाए कि भाई सबसे बेस्ट तरीका कौन सा था, किसके हिसाब से बनाते प्रोडक्ट तो ज़्यादा अच्छा रहता, और सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। ये क्या कहता है, ये एक टेक्निक है जो इसमें से कोई भी लगा सकता है। जॉब कॉस्टिंग वाले लगा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाले लगा सकते हैं, प्रोसेस वाले, मतलब कोई भी इंडस्ट्री वाले, कपड़ा बनाने वाली इंडस्ट्री लगा सकती है, रिपेयर वाली इंडस्ट्री लगा सकती है, टेलर जो है वो सारे मिलके लगा सकते हैं, या फिर सर्विस इंडस्ट्री वाले लगा सकते हैं। ये टेक्निक जो है कोई भी तरीके से कोई भी लगा सकता है। दूसरा जैसे हो गया आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, कि भाई कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है और मार्जिनल कॉस्टिंग है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है, कि भाई जो कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कितनी यूनिट है बनी, उससे आपको क्या मिल जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी। जबकि मार्जिनल क्या कहता है, कि नहीं भाई जो फिक्स कॉस्ट है उनको अलग करो और
वेरिएबल कॉस्ट जो है उनको अलग करो, वेरिएबल कॉस्ट जितनी है डिवाइड बाय क्या कर दो आपकी जितनी यूनिट है, और उसके हिसाब से आप क्या करो कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करो। फिक्स कॉस्ट जो उसको क्या मानो इररिलेवेंट मानो, क्योंकि वो आपके डिसीजन की वजह से चेंज नहीं होगी, और फिर क्या करो कॉस्ट कैलकुलेट करो। अब ये जो है जैसे ये रिपेयर वाला, ये चाहे तो एब्जॉर्प्शन लगा सकता है, ये रिपेयर वाला चाहे तो यूनिफॉर्म लगा सकता है, ये रिपेयर वाला चाहे तो मार्जिनल लगा सकता है, ये सर्विस इंडस्ट्री वाला चाहे तो यूनिफॉर्म लगा सकते हैं, ये चाहे तो एब्जॉर्प्शन लगा सकते हैं, ये चाहे तो मार्जिनल लगा सकते हैं। सेम वैसा वैसे जैसे प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर ये जो है सेम प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब सॉरी जैसे कि कपड़ा बनाने वाला है, कपड़ा बनाने वाले यूनिफॉर्म कॉस्टिंग लगा सकते हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग लगा सकते हैं, या मार्जिनल कॉस्टिंग लगा सकते हैं। एक बार के लिए थोड़ा सा बेसिक आइडिया क्लियर हुआ? एक बार बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, फिर इसके बाद में पूरा करने के बाद में अपन इस पे वापस आएंगे इस पॉइंट पे। क्लियर है? अब देखो पहले अपन चलते हैं टेक्निक के ऊपर। टेक्निक्स जिसमें पहला है, चीजें समझ के रखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे ना। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग क्या है? देखो ये क्या कहता है कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो मिल के डिसाइड करे कि वो एक ही तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट करें, और वो अपने डाटा जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि क्या होगा ओवरऑल इंडस्ट्री पूरी जो क्या करेगी ग्रोथ करेगी, और ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री को पता चलेगा कि भाई सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है, सबसे कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी में प्रोडक्ट अपना किस तरीके से तैयार हो जाएगा। अब इतना मेथड समझते से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या है डिसएडवांटेज क्या है। अपन इसको ज़्यादा वो वर्ड के अंदर पढ़ने के वर्ड के अंदर लिख के या शब्दों में लिख के इसको ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। भाई पहली बात, क्या कोई भी दुकान वाला या कोई भी जिसकी इंडस्ट्री है वो अपने कॉस्ट के डाटा किसी और के साथ शेयर करना पसंद करेगा? क्या नहीं करेगा। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या नहीं, काफ़ी हद तक ही थ्योरेटिकल है। समझ आ रही बात? एडवांटेज के अंदर बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं कि भाई हाँ अगर ऐसा करते हैं तो ओवरऑल इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, देश की ग्रोथ होगी, सारा कुछ होगा, कॉस्ट कम कॉस्ट के अंदर अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा, सारी बातें कर सकते हैं। और लेकिन प्रैक्टिकली क्या ऐसा होगा? क्या बहुत मुश्किल है, रेयर। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई आदमी होगा ही नहीं जो अपने कॉस्ट के, भाई पार्ले जी को अगर कोई कहे कि पार्ले जी आप बताओ आप अपना प्रोडक्ट जो है वो इतना सस्ता कैसे बना पा रहे हो, तो क्या वो पार्ले जी बता देगा आसानी से कि भाई देखो ये हम ऐसे इस तरीके से करते हैं और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो वो कम कॉस्ट के अंदर बन जाता है। क्लियर है? ये है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। भाई आज जो है बाकी दिन आपने नोट्स पढ़े हो नहीं हो, आज एक बार जितना पढ़ा है उतने तक का नोट्स एक बार वापस जो वो देख लीजिएगा। उसके बाद में है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इन दोनों के बारे में अपन ने थोड़ा सा पढ़ा था। मार्जिनल पे कई बार कई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा है कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। एक टेक्निक, एक मेथड, एक टेक्निक एंड मेथड, एक टेक्निक और मेथड, ये इस तरीके के क्वेश्चन बनाता है। तो ये क्या है? टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है, इसके बारे में अपन वैसे बात कर चुके हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहता है कि भाई आप सीधा जैसे 10 लाख रुपए लगे, 10 लाख रुपए, और उसमें कितनी यूनिटें बनी कि 1 लाख यूनिटें बनी, तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी? 10 रुपये होगी। ये सीधा कर देता है। जबकि मार्जिनल क्या कहता है कि नहीं भाई ऐसा मत करो, ये जो 10 लाख है इसको 2 भागों में बांटो कि पीरियड बेस्ड कितनी है और प्रोडक्ट बेस्ड कितनी है, और जो प्रोडक्ट बेस्ड कॉस्ट है उसी में जो है उसी को कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट मानो, और यही आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट होगी। तो इसके हिसाब से 6 रुपये पर यूनिट होगी और इसके हिसाब से 10 रुपये पर यूनिट होगी। अब कोई पूछ ले कि एब्जॉर्प्शन के अंदर पर यूनिट कॉस्ट में क्या आएगा, तो फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों आएगा, और इसमें
प्रोडक्ट की कॉस्ट में क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट। ये क्या है, टेक्निक है, ये पुरानी टेक्निक है, ये नई वाली टेक्निक है। समझ आ रही बात, क्यों मार्जिनल ज़्यादा लॉजिकल बात कर रहा है कि भाई अल्टीमेटली ये 4 लाख तो वैसे ही रिलेवेंट है, ये तो वैसे ही लगने, आपके डिसीजन की वजह से कोई चेंज आना ही नहीं है इसके ऊपर। इसके बाद में एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या कहता है, कि साल के शुरुआत के अंदर आप क्या करो, स्टैंडर्ड डाटा बना दो, ठीक है। या फिर अपन पूरा अगर देखें, दोनों बजटरी और दोनों देख लें, कि साल के शुरुआत में अपन क्या करते हैं, बजट बनाते हैं, ठीक है, भाई इतना इतना कॉस्ट लगेगा। साल के लास्ट में अपने को क्या मिलते हैं, एक्चुअल डाटा। ध्यान से समझिएगा, हमने कहा कि साल के शुरुआत में अपन ने कहा कि भाई हम 10 लाख यूनिट्स बनाएंगे। हमने क्या कहा, 10 लाख यूनिट्स बनाएंगे। उसके लिए मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगा और वेरिएबल ओवरहेड लगेंगे और फिक्स कॉस्ट लगेगी। ये जैसे 3 रुपये पर यूनिट और ये 2 रुपये। चलो एक वो अपना, अब मैंने पहले कहा था कि एक पॉइंट जो हुआ बाद में मैं पूछूंगा, तो आप बताइएगा। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लगेगी, मान लीजिए आपकी 7 रुपये। तो बताइए 10,000 यूनिट के लिए आपकी टोटल वेरिएबल आपको बताना है। ये डाटा है कि एक यूनिट के लिए 3 रुपये का मटेरियल लगता है, 2 रुपये का लेबर लगता है और वेरिएबल कॉस्ट लगती है 7 रुपये की। तो आप बताओ 10,000 यूनिट के लिए कॉस्ट कितनी होगी, 10,000 यूनिट के लिए वेरिएबल या मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी। बारह। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 12 नहीं होगी, 7 रुपये होगी। कारण क्या है, यहाँ क्या लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, सारे जो भी वेरिएबल खर्चे हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या आते हैं, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड। यहाँ 7 रुपये लिखा है, इसका मतलब क्या है, मटेरियल के लगेंगे 3, लेबर के लगेंगे 2 और अदर वेरिएबल ओवरहेड कितने के, 3 तो 5 और 2 के। समझ आ रही बात, तब ये बन के 7 होगा। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इन सब का समेशन, इन सब का टोटल। क्लियर। अभी अपन इसको सही कर देते हैं कि अदर वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है अपने 2 रुपये। क्लियर है, 3 2 5 6 7 और ये जो फिक्स कॉस्ट है वो लग रही है 40,000। क्लियर है, ये वाला पॉइंट क्लियर है ना, कि वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो उसके अंदर इंक्लूड होते हैं, मटेरियल और लेबर जो वो इंक्लूड होते हैं। हाँ, कॉस्ट और ओवरहेड का डिफरेंस बताना था। हाँ, वो कॉस्ट और ओवरहेड का डिफरेंस बताना था, समझ आएगा। ओवरहेड का मतलब खर्चा, कॉस्ट मतलब कि वो ओवरहेड का जो कंबाइंड रूप है उसे कहते हैं अपन। अपन ने साल के शुरुआत के अंदर बनाए 10,000 के हिसाब से ये डाटा कि भाई 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लगेंगे और ये लेबर 2 रुपये के और अदर वेरिएबल ओवरहेड 2 के हिसाब से। अब साल खत्म हुआ और एक्चुअल में हमने यूनिटें बनाई 12,000 और ये खर्चा हुआ इसका 40,000 रुपये का और
ये हुआ इसका 40,000 रुपये का, इसका हुआ 20,000 रुपये का, और 10 × 2 इसका हुआ 25,000 का, और एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड हुए 45,000। तो क्या ये देख के अपन भाई एस्टिमेटेड कितना था, 10,000 × 3 30,000, ये 20,000, और 10,000 × 2 20,000। तो क्या हम ये देख के सीधा कि भाई 30,000 की जगह 40,000 का खर्चा कर दिया, सीधा उसको डांटना शुरू कर दे क्या कि भाई तुमने ज़्यादा खर्चा कर दिया? जो भी मटेरियल का इंचार्ज है उसको, लेबर वाले को कहते हैं भाई 20,000 का 20,000 खर्चा किया, बहुत बढ़िया बात है, इसको 20,000 का इसने 25,000 कर दिया, इसको जो वो डांटना शुरू कर दे, और इसका 40,000 का 45,000 जो है उसके हिसाब से डांटना शुरू कर दे भाई तुमने 5,000 खर्चा किया। या फिर अपने को इस बजट को एक बार एक्चुअल डाटा के हिसाब से रिवाइज करना चाहिए। क्लियर है? तो अपने को एक बार क्या करना चाहिए, इसको बजट को वापस क्या करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डाटा या स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड एक्चुअल में क्या होता है, रिवाइज्ड बजट कहते हैं। स्टैंडर्ड को अगर सही तरीके से कहे तो रिवाइज्ड बजट, कि भाई जो बजट बनाया था उसको वापस क्या कहते हैं, रिवाइज करते हैं। या फिर स्टैंडर्ड यूं भी कहते हैं कि भाई एफिशिएंट मैनर, एक जो नॉर्मली लॉजिकली एवरेज एफिशिएंट मैनर के अंदर अगर खर्चा करते तो कितना होता। तो हम क्या कहेंगे स्टैंडर्ड के अंदर, हम कहेंगे भाई 12,000 यूनिटें बनाई है, तो 12,000 यूनिट के हिसाब से खर्चा कितना होना चाहिए, 12,000 × 3, वेरिएबल कॉस्ट हमेशा पर यूनिट के हिसाब से चलती है, तो 12,000 के हिसाब से होना चाहिए, 12 बार 36, ये होना चाहिए था 36,000। 12 × 2 ये होना चाहिए था 24,000। 12 × 2 ये भी होना चाहिए था 24,000। और 12,000 × 40 और 12,000 इंटू करे क्या, नहीं। फिक्स कॉस्ट का कुछ प्रोडक्शन से मतलब है क्या, नहीं। फिक्स कॉस्ट तो यहाँ 40,000 लगी है, चाहे 10,000 यूनिट की जगह 12,000 होती, चाहे 15,000 होती, इसका खर्चा कितना है 40,000, इसका तो प्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना होना चाहिए, कितना लगना चाहिए, 40,000 रुपये ही लगना चाहिए। समझ आ रही बात? और फिर हम क्या करेंगे, इनके अंदर वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे कि भाई 36,000 की जगह 40,000 लगा दिए तो 4,000 का नुकसान करवा दिया, जिसे अपन एडवर्स कहते हैं। 24,000 लगाने थे, वहाँ पर आपने 20,000 ही लगाए, तो आपने 4,000 का फ़ायदा करवा दिया, तो आपको 4,000 फेवरेबल कहेंगे। 24,000 की जगह 25,000 1,000 ज़्यादा लगा दिया, तो अपन क्या कहेंगे, 1,000 का नुकसान करवाए। 40,000 की जगह 45,000, तो 5,000 का नुकसान करवाए, तो 5,000 एडवर्स। फेवरेबल सिचुएशन हो तो फेवरेबल कहेंगे, नहीं तो अपोजिट हो तो अनफेवरेबल या एडवर्स कहेंगे। ये क्या है, एक टेक्निक है, जैसे अपन क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये क्या है, सारा ये जो पूरा प्रोसेस है, ये क्या कहलाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्लियर है? इसका एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इसके अलावा एक बजटरी कंट्रोल होता है, जो कि सेम इससे मिलता जुलता है, जो क्या कहता है कि भाई आप शुरुआत के अंदर क्या कर दो, बजट बना दो, और फिर पूरे साल भर जब भी खर्चा करो तो बजट के अनुरूप ही करते जाओ, बजट के हिसाब से कंट्रोल करते जाओ। ये भी एक टेक्निक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन क्या करते हैं, उसका वेरिएंस निकालते हैं और आगे उसका रीजन भी पता करते हैं। बजटरी कंट्रोल में बजट के हिसाब से ही खर्चा करने की कोशिश करते हैं, भाई जो अपन ने बजट बनाया उसी के हिसाब से खर्चा करेंगे। क्लियर है? अगर कभी जैसे किसी एग्जामिनर ने दिमाग लगाया और उसने क्वेश्चन बना दिया कि बजटरी कंट्रोल क्यों करते हैं, कॉस्ट कंट्रोल के लिए या कॉस्ट रिडक्शन के लिए, तो आपका क्या होगा आंसर? कॉस्ट कंट्रोल के लिए। वेरी गुड, है ना? ये हो गया। अब इसके अलावा एक है डायरेक्ट कॉस्टिंग, जो कि थोड़ा कम यूज होता है। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या कहता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो किससे क्या माना जाएगा, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट को ही माना जाएगा। भाई जैसे मार्जिनल में क्या कहते हैं, मार्जिनल में अपन ने क्या कहा, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है,
प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट जो भी है, और वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। क्लियर है, जो कि किसके हिसाब से लगते हैं, यूनिट के हिसाब से लगते हैं। क्लियर है। डायरेक्ट कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ा सा और ज़्यादा इसका आगे का वर्जन है। वो क्या कहता है कि आप ये जो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड जो यूनिट के हिसाब से लग रहे हैं उनको मत देखो, सिर्फ क्या देखो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड। डायरेक्ट ओवरहेड या फिर जैसे क्या कहते हैं अपन, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को या डायरेक्ट ओवरहेड को हम क्या कहते हैं, चार्जेबल एक्सपेंसेज। सिर्फ इन्हीं को जो है वो क्या मानो, कॉस्ट पर यूनिट मानो, और इसी के हिसाब से आप क्या करो, निर्णय करो। हालांकि डायरेक्ट कॉस्टिंग से मार्जिनल कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है, वो ज़्यादा चलता है। क्लियर है। तो डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या कहता है, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड या फिर जैसे चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं, उसी को प्रोडक्ट की कॉस्ट मानो और उसी के हिसाब से डिसीजन लो। बाकी सारे ऑल इनडायरेक्ट है, उनको और फिक्स्ड को क्या करो, इग्नोर कर दो, उनको इरेलीवेंट मान लो। क्लियर। मार्जिनल वाला सेम है, मार्जिनल होता है तो वो क्या कहता है, मटेरियल के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही लेता है, यहाँ भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही लेता है, यहाँ भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही लेता है। बस वो क्या होना चाहिए, वेरिएबल होने चाहिए। वेरिएबल मतलब कि यूनिट बढ़ाने के साथ वो क्या होना चाहिए, बढ़ने चाहिए। क्लियर है। और एक लास्ट है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, जो कि आपने अकाउंटिंग पढ़ा वैसा वैसा ही है, हिस्टोरिकल डाटा अपन कहते हैं, वो सेम ही है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग क्या कहता है, कॉस्ट जब लग जाए उसके बाद में उसकी क्या करो, कॉस्ट की अकाउंटिंग करो। कॉस्ट का असर्टेनमेंट या कॉस्ट का पता कब करेंगे, जब कॉस्ट लग जाएगी, पूरा हो जाएगा, तभी अपन क्या करेंगे, उसका पता करेंगे। ये सारे जो है वो क्या है, टेक्निक्स। ये क्या है, टेक्निक्स। अब अपन बात करते हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। देखो वैसे अभी तो मेथड्स बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो मेथड है वो सारे दो जगह से निकले हुए हैं, दो मेथड से निकले हुए हैं, उन्हीं का एक्सटेंशन है। एक है जॉब और एक है प्रोसेस। एक तो है जॉब कॉस्टिंग और एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। बाकी वाले जो है उन्हीं के क्या है, आगे एक्सटेंशन है। जॉब कॉस्टिंग से आगे बैच कॉस्टिंग निकला हुआ, प्रोसेस से जो ऑपरेशन कॉस्टिंग जो वो निकला हुआ है। क्लियर है। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है, जहां कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अनुसार काम होता है, जहाँ पर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होता है। यहाँ क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाता है, ये इसमें ZBNL के पेपर वगैरह में पूछा गया था कि भाई ये इंडस्ट्री है, जैसे प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, तो वहाँ पर कौन सा मेथड लगेगा, जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग या इस तरीके का। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो ये जो है वो देखना ही है, उसके अलावा लास्ट के अंदर नोट्स के अंदर एक जो है वो आपको टेबल बना के दे रखा है कि भाई ये इंडस्ट्री और ये वाला मेथड, ये इंडस्ट्री और ये वाला मेथड। कई बार क्या होता है, जैसे नॉर्मली तो क्वेश्चन जो है और जो अपन ने नोट्स में लिखे हैं उसी के हिसाब से होगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आंसर होना चाहिए वो आंसर क्वेश्चन में देता ही नहीं है।
तो वहाँ पर आपको लॉजिकली सोचना भी चाहिए कि भाई अगर ये नहीं दे रखा है तो इसके अलावा कौन सा दूसरा मेथड जो वो यहाँ पर लग सकता है इस इंडस्ट्री के हिसाब से। क्लियर है? तो आपको इसके अंदर देखना है कि भाई इसके अलावा ये जो अपन बात कर रहे हैं वो कौन कौन सी इंडस्ट्री के अंदर लग सकता है। क्लियर है? अब इसके एग्जाम्पल समझिएगा। जैसे अपन जॉब कॉस्टिंग में क्या है, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करते हैं। अभी अपन बात कर रहे थे जैसे कि टेलर के पास जाएंगे तो वो अपन जैसा कहेंगे उसके हिसाब से काम करेगा। बाइक सर्विस करवाने जाएंगे तो वहाँ पर क्या कहेंगे, अपन बताएंगे कि भाई ये चीज़ करनी है। गाड़ी सर्विस करवाने जाएंगे तो अपन कहेंगे कि भाई ये चीज़ करनी है, इस तरीके से करनी है। प्रिंटिंग इंडस्ट्री, जैसे कि अपने को कुछ बैनर वगैरह छपवाने हैं, कुछ रात्रि जागरण वगैरह के इस तरीके से, तो अपन बताएंगे कि भाई इस साइज का बनाना है, इस तरीके का बनाना है, तो वो उसके हिसाब से कॉस्ट लगाए। ब्लैक एंड वाइट, रंगीन वगैरह, तो वहाँ पर सारा जो डिटेल है वो हम देते हैं। आगे वाला हमारे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करता है और हम जितनी चीज़ें ऐड ऑन करवाएंगे उतना पैसा जो वो अपन से चार्ज करेगा। अपन ज़्यादा पैसे लगेगा, अपन कहेंगे भाई अपने को तो गोल्डन वर्ड चाहिए, तो गोल्डन वर्ड लगा देगा और पैसा उसके हिसाब से चार्ज करेगा। समझ आ रही बात? तो जॉब कॉस्टिंग के अंदर क्या एक तरीके से सबकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट शीट बना दे क्या? नहीं, हर किसी की कॉस्ट शीट अलग से बनेगी कि भाई ये आदमी इसने क्या क्या स्पेसिफिकेशन दी है, उसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगेगा और क्या क्या चीज़ें लगेगी वगैरह, तो वहाँ पर क्या लगेगा, जॉब कॉस्टिंग। क्लियर है? दूसरा है बैच कॉस्टिंग। नाम से ही पता है चल रहा है कि जहाँ पर काम क्या होता है, बैच के अंदर होता है, लॉट के अंदर। जैसे कि अपनी टैबलेट वगैरह बनाते हैं अपन, मेडिसिन वगैरह जो भी है, तो वहाँ पर अब 10 का पत्ता आता है या 20 का पत्ता आता है या कहीं कुछ टैबलेट का 30 का पत्ता आता है, तो ऐसा नहीं कि एक बार पूरी मशीन चलेगी और एक टैबलेट बनेगी। नहीं, क्या होगा, एक जो है वो पूरा बैच तैयार होगा एक साथ में। जैसे कि 15 का बैच, 20 का बैच, 30 का बैच। जैसे पेन बनाएंगे तो वहाँ पर क्या करेंगे, बैच के हिसाब से काम करेंगे। क्लियर है? समझ आ रही बात? अब यहाँ पर देखो, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, यहाँ पर काम बैच के हिसाब से होगा तो अपन बैच कॉस्टिंग कह रहे हैं। और मान लीजिए क्वेश्चन ने बैच कॉस्टिंग नहीं दिया, तो ध्यान रखिएगा अब इनमें काम प्रोसेस के हिसाब से भी होता है, तो वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग भी लग सकता है। समझ आ रही बात? कि ऐसा नहीं भाई सीधा मेडिसिन नहीं बनेगी, उसमें कुछ स्टेप के अंदर ये प्रोसेस में ये होगा, फिर ये प्रोसेस में ये होगा, फिर ये प्रोसेस में ये होगा। तो बैच कॉस्टिंग नहीं दिया, प्रोसेस दिया, तो फिर आपको सेकेंड बेस्ट अल्टरनेटिव के पास भी जाना पड़ सकता है और वहाँ भी करना पड़ सकता है। क्लियर है? बैच कॉस्टिंग तो यहाँ पर ये किस केस में, इसका फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, उसके अंदर रेडीमेड गारमेंट वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, बैच के हिसाब से, लॉट के हिसाब से काम होता है, तो वहाँ पर ये लगेगा। फिर एक आता है मेथड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कहाँ लगता है? जहाँ कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम होता है। अब आप कहेंगे तो फिर सर दोनों में फ़र्क क्या है? जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर फ़र्क क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन का फ़र्क होता है। एक लाइन लिखी जाती है, हाँ, ब्रिज वगैरह, ये डेप्रिसिएशन का कॉस्ट एलोकेशन से वो ओवरहेड के अंदर पढ़ेंगे, वो ओवरहेड चैप्टर के अंदर आएगा ना। कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्प्शन वगैरह वो सारा का सारा वहाँ पर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में क्या है, दोनों सेम है, बस कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन का जॉब है। अगर मैं घर बनवाना चाहूँगा तो ऐसा नहीं है कि मेरा जो ठेकेदार है वो सीधा घर बना के देगा कि ये देखो ये हमने आपके लिए सरप्राइज, ये हमने घर बनाया, यहाँ पर रसोई है, यहाँ पर ये नहीं। मैं बताऊँगा कि मुझे यहाँ रसोई चाहिए, यहाँ बेडरूम चाहिए, यहाँ ऐसा चाहिए, यहाँ वैसा चाहिए, वो उसके हिसाब से घर बनाएगा, मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही काम करेगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा होता है, चाहे मैं जहाज बनवा रहा हूँ, चाहे मैं ब्रिज बनवा रहा हूँ, तो ये सारे क्या है, जॉब ही है, बस ये क्या होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन के होते हैं। तो यहाँ पर
दोनों को अलग करने का कारण क्या होता है, क्योंकि जॉब जल्दी खत्म हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है 2-3 साल भी चलता है, तो उनके कॉस्ट कैलकुलेशन का तरीका अपने को अलग करना होगा, क्योंकि एक साल में कंप्लीट नहीं होगा तो अपने को एक साल के डाटा आगे वाले साल में ट्रांसफ़र करने होंगे, और कुछ प्रॉफिट अपने को पता भी करना होगा कि भाई इस साल तक अपन ने कितना कमा लिया, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितने का रेवेन्यू अपन ने कमा लिया है, ताकि अपन और कुछ जुगाड़ भी अलाउ करेंगे सर। नॉर्मली क्या होता है, जैसे अकाउंटिंग में क्या है, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि रेवेन्यू जब रियलाइज होगा या वर्चुअली जब रियलाइज होना कंफर्म हो जाए तभी अपन उसको लिख सकते हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चलेगा तो अब मैं पहले साल और दूसरे साल तो कुछ प्रॉफिट दिखा ही नहीं पाऊंगा। अगर मैं पहले साल और दूसरे साल प्रॉफिट नहीं दिखा पाऊँ, पहले साल और दूसरे साल तो मैं पैसा भी किसी से रेज नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर का है भाई अगर पहले साल के अंदर ये कंडीशन होती है तो आप इतना प्रॉफिट लिख सकते हो, जो कि एक तरीके का रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट का वॉयलेशन है। इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का जो एस है एस 7 उसके अंदर क्या लिखा गया, नॉट विथ स्टैंडिंग, कि भाई बाकी कोई एस में किसी और तरीके की बात लिखी गई है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के लिए तो वो बाकी के लिए, मेरे लिए ये जो है मैं इस तरीके से रेवेन्यू रियलाइज कर सकता हूँ, इस तरीके से रेवेन्यू को लिख सकता हूँ। हाँ, वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट वगैरह क्लियर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इनके इसको और एक नाम और बोलते हैं क्या, टर्मिनल कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। उसके बाद में है प्रोसेस कॉस्टिंग। कहाँ लगता है, जहाँ काम क्या हो, प्रोसेस में हो। जैसे कि अपन ने रेशम लिया, रेशम से फिर अपन ने क्या किया, धागा बनाया, फिर धागे से अपन ने क्या किया, कपड़ा बनाया। क्लियर है। तो ये जैसे प्रोसेस 1 हो गया, प्रोसेस 2 हो गया। तो जहाँ 1 2 4 6 जितने भी प्रोसेस हो, जहाँ काम प्रोसेस के जरिए चलता हो, वहाँ पर अपन क्या करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग लगाते हैं। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर काम, यहाँ देखो दिक्कत क्या होती है, यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि भाई अपने को कई बार जैसे कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जो कि धागा भी बेचती है और कपड़ा भी बेचती है, तो प्रोसेस 1 के बाद की कॉस्ट भी उसे पता होनी चाहिए, सेकंड के बाद की भी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कॉस्ट जो वो प्रोसेस के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, यहाँ अलग अलग प्रोसेस के अंदर कि भाई इस प्रोसेस में। और इसमें आगे दिक्कत ये भी आ सकती है कि भाई जैसे कि हमने कुछ ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया और फिर उसके ऊपर पहला प्रोसेस लगाया, फिर दूसरा प्रोसेस लगाया, फिर उस पर तीसरा प्रोसेस लगाया, और अपने पास 1 2 3 और 4 प्रोडक्ट निकले। डीजल निकला, पेट्रोल निकला, और ये जो है वो अपना डामर निकला, और ग्लिसरीन निकला। क्लियर है। तो प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितने हैं, 4 प्रोडक्ट की कॉस्ट, अलग अलग प्रोडक्ट की कॉस्ट है। तो यहाँ पर अपने को कॉस्ट कैलकुलेशन के तरीके थोड़े और लगाने पड़ेंगे और अलग तरीके से लगाना पड़ेगा। या फिर ये भी हो सकता है कि भाई इसके बाद में 2 प्रोडक्ट निकले कि भाई एक तो लिक्विड और एक जो वो ठोस। लिक्विड जो है उसको आगे प्रोसेस करते हैं तो 3 निकलते हैं, डीजल, पेट्रोल और ग्लिसरीन, और ठोस से जो है वो डंबर निकलता है। ये अलग तरीके से समझ आ रही बात। तो यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो वो अलग तरीके से कॉस्ट अलग तरीके से कैलकुलेट करनी होगी। हाँ, एक का फिनिश गुड्स दूसरे का जो है वो आपका रॉ मटेरियल बनता जाएगा। तो ये क्या है, ऑपरेशन कॉस्टिंग। अब एक जहाँ पर थोड़ा सा डाउट आता है ना, वो थोड़ा समझिएगा। प्रोसेस कॉस्टिंग और एक होता है ऑपरेशन कॉस्टिंग, जहाँ पर काम क्या होता है, ऑपरेशन के हिसाब से होता है। ये ऑपरेशन 1, ये ऑपरेशन 2, ये ऑपरेशन 3, और फिर आगे जो वो प्रोडक्ट निकल सकते हैं, 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट या 3 प्रोडक्ट।
अब आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई प्रोसेस में भी आप यही बात कर रहे थे, ऑपरेशन के अंदर आपने क्या किया, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, तो दोनों में फ़र्क क्या है समझिएगा। प्रोसेस के अंदर नॉर्मली क्या होता है, जो इनपुट है और जो आउटपुट है उनकी एक ही कैटेगरी होती है कि भाई एक ही तरीके का इनपुट डालेंगे। और अब पेट्रोल निकलेगा तो पेट्रोल ऐसा नहीं कि एक पेट्रोल अच्छा और एक पेट्रोल बुरा, इस तरीके का नहीं, एक डीजल अच्छा और एक डीजल बुरा, ऐसा नहीं, वो सारे एक जैसे होंगे। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, वैसे इनका जो अगर कभी सिर्फ कंपैरिजन ही पूछ ले तो आप नोट्स में भी लिख दीजिएगा, ऑपरेशन के ऊपर लिख दीजिएगा। जैसे लैपटॉप बना है तो लैपटॉप में भी काम क्या होगा, ऑपरेशन के हिसाब से होगा, भाई ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, फिर लास्ट के अंदर उनका असेंबल हो गया। लेकिन अलग मेमोरी कार्ड डाल दी, अलग जो है वो रैम, अलग रोम, और अलग जो प्रोसेसर लगा दिया, तो लैपटॉप आपका अलग हो जाएगा। दूसरा वही सेम प्रोसेस के अंदर, सेम ऑपरेशन के अंदर आपने रैम अलग डाल दी, रोम अलग डाल दी और प्रोसेसर अलग डाल दिया, तो आपका लैपटॉप जो अल्टीमेटली बन के आएगा वो अलग होगा। तो या फिर अपन बात करते हैं कि भाई एक अच्छी क्वालिटी का मटेरियल डालेंगे तो अच्छा वेरिएंट निकलेगा, और अगर थोड़ी मीडियम क्वालिटी का मटेरियल डालेंगे तो मीडियम क्वालिटी का वेरिएंट निकलेगा, और लो क्वालिटी का मटेरियल डालेंगे तो लो क्वालिटी का वेरिएंट निकलेगा। काम दोनों में जो है वो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, प्रोसेस कॉस्टिंग का या ऑपरेशन कॉस्टिंग का, दोनों सेम ही है। बस ऑपरेशन के अंदर ध्यान रखिएगा, ये लैपटॉप का एग्जांपल लिख दीजिएगा ऊपर, यहाँ पर क्या होते हैं उनके वेरिएंट अलग अलग होते हैं। और प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जनरली वेरिएंट नहीं होते, काम प्रोसेस में होता है लेकिन वो एक ही तरीके का प्रोडक्ट जो वो बनता है। उसके अलावा एक आता है आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जैसे अपन और क्या नाम से जानते हैं, सर्विस कॉस्टिंग। इसमें थोड़ा क्या होता है, कॉस्ट कैलकुलेट करने का थोड़ा सा दिक्कत आती है। दिक्कत कहाँ आती है, कॉस्ट यूनिट होती है। कॉस्ट यूनिट क्या होती है कि वो मापक जिसके जरिए अपन जो है वो कॉस्ट मापते हैं। जैसे कि मैं पेन बनाता हूँ, मैं एक लॉट के लिए जो है वो कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, या फिर एक पेन के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ। गाड़ी बनाऊंगा तो मैं एक गाड़ी के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा, मतलब कि किस चीज़ के लिए मैं कॉस्ट किस माप में, जैसे दूध है तो 1 लीटर की कॉस्ट क्या आ रही है, समझ आ रही बात। और जैसे कि कोई अपना गेहूं है तो 1 किलो की कॉस्ट क्या आ रही है, तो ये किलो हो गया, लीटर हो गया, ये क्या है, वो मापक है जिसके जरिए मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ। भाई 1 लीटर के लिए कॉस्ट, 1 किलो के लिए क्या कॉस्ट, वगैरह वगैरह। जो कि नॉर्मली अगर आउटपुट जो है वो फिजिकल होता है तो अपन आराम से उसका तय कर सकते हैं। भाई सीमेंट के लिए पर केजी हो सकता है, या पर जो है वो कपड़े के लिए पर थान हो गया, इस तरीके से अपन जो है वो, या पर मीटर हो गया, वैसे अपन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि फिजिकल है कि भाई इतनी चीज़ के लिए क्या कॉस्ट लगा। लेकिन सर्विस में कॉस्ट यूनिट जो वो थोड़ी अपने को पहले पता करनी होती है। जैसे कि अगर अपना काम है ट्रांसपोर्ट का, तो अपने को क्या करना होगा, अब यहाँ कोई कॉस्ट यूनिट तो है नहीं कि भाई एक आदमी यहाँ से चढ़ा, एक आदमी यहाँ उतर गया, एक आदमी यहाँ से चढ़ा, यहाँ उतर गया, यहाँ से चढ़ा और यहाँ उतरा, क्लियर है। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या करना होगा, कॉस्ट यूनिट अपने को बनानी होती है। जैसे कि पर पैसेंजर पर किलोमीटर, एक पैसेंजर 1 किलोमीटर चलेगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी। या फिर जैसे अपन बात करते हैं हॉस्पिटल की, तो पर पेशेंट पर नाइट, एक पेशेंट अगर एक नाइट रुकता है तो उसकी क्या कॉस्ट आएगी। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग है, सर्विस कॉस्टिंग, जहाँ पर काम जो है वो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर ये वाला मेथड जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर। बाकी अपने इतना है नहीं तो इससे ज़्यादा इस पूछा जाने का चांस है नहीं, बेसिक आइडिया सबका होना चाहिए। एक है सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग, जहाँ पर आपका प्रोडक्ट जो है वो सारा एक जैसा है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, सिंगल आउटपुट या फिर यूनिट मेथड जिसे कहते हैं वो आपका लगेगा। जैसे कि कोयला निकालते हो या फिर आप ईंटें बनाते हो, तो वो ईंटें जो है वो सारी एक जैसी बनेगी, तो वहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, सिंगल आउटपुट या फिर जो है वो यूनिट कॉस्टिंग लगा सकते हो। क्लियर। जहाँ प्रोडक्शन जो का है क्या है, यूनिफॉर्म हो सकता है, उसकी एक दो क्वालिटी, एक दो कैटेगरी हो सकती है कि भाई
ईट में भी एक बहुत ज़्यादा पकी हुई, एक मीडियम पकी हुई, एक कम पकी हुई, लेकिन प्रोडक्ट जो वो एज इट इज़ है, सारे सिमिलर हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल या यूनिट कॉस्टिंग जो वो लगाएंगे। अब ये जो जहाँ नोट्स ख़त्म होते हैं ना, ये जहाँ पर ये लिख रखे हो मेथड वगैरह, वहाँ पर उसके जस्ट बाद में आपको एक जो है वो लिख रखी है, लिस्ट दे रखी है। उस लिस्ट के अंदर जब आप करोगे ना, कॉस्ट यूनिट की लिस्ट दे रखी है और इंडस्ट्री एंड कॉस्टिंग मेथड की लिख रखी है। तो अब समझिएगा, यहाँ जब आप करो ना, तो पहले आप ट्राई कीजिएगा कि जहाँ मेथड है उसके ऊपर हाथ रखें और कोशिश करें कि आप खुद से उनका आंसर सोचें कि कौन सा जो है वो आंसर बनता है, और फिर जो है उसको देखिएगा ना। इसके अलावा एक दो मेथड और है छोटे छोटे, वो भी अभी बता देते हैं। ऑपरेशन हो गया, एक मल्टीपल और एक डिपार्टमेंट। ए बी सी और डिफरेंशियल दोनों के बारे में एक दो चीज़ें और बची है, उनके बारे में बता देते हैं। एक है मल्टीपल और कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। अब कई बार क्या होता है कि कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसके अंदर एक मेथड से काम नहीं बनता। जैसे रेडियो हो गया, तो रेडियो के अंदर कुछ पार्ट जो है वो बैच के अंदर बनते हैं, तो उनके अंदर बैच कॉस्टिंग लगती है, ठीक है। कुछ काम प्रोसेस में होते हैं तो वहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। अल्टीमेटली वो फिर क्या करते हैं, असेंबल करते हैं। तो एक ही इंडस्ट्री के लिए अगर दो या दो से ज़्यादा मेथड लगते हैं, तो या फिर एक ही प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए आपको दो या दो से ज़्यादा मेथड जो लगाने पड़ते हैं, तो वहाँ पर उसको आप क्या कहोगे, मल्टीपल या कॉम्पोजिट कॉस्टिंग। जैसे साइकिल, गाड़ी वगैरह ये जब बनाते हैं ना, तो एरोप्लेन, मोटर कार, टेलीविज़न वगैरह इसके अंदर। और उसके अलावा एक है आपका डिपार्टमेंट कॉस्टिंग, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। ये सेम ही है वैसे, प्रोसेस जैसे ही, इसमें कुछ भी नहीं, डिपार्टमेंट वर्ड यूज़ किया, जहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और काम अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर होता है। प्रोसेस के अंदर थोड़ा दोनों में फर्क है। प्रोसेस के अंदर तो क्या है कि पहले में प्रोसेस होगा, फिर दूसरे में जाएगा, पहले का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनेगा, इसी तरीके से। डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, जहाँ पर काम अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर होता है, और फिर आप क्या करते हो, हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हो, पर डिपार्टमेंट की जो एक यूनिट की कॉस्ट जो वो कैलकुलेट करते हो। ये अपना थोड़ा बहुत और क्लियर कहाँ होगा, अपन ओवरहेड चैप्टर पढ़ेंगे तब, क्योंकि वहाँ पर अपन देखते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या है और सर्विस डिपार्टमेंट क्या है, फिर कैसे सर्विस डिपार्टमेंट के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जाता है। हाँ, एलोकेशन वगैरह में जब पढ़ते हैं ना, वही सेम ही। क्लियर, ये डिपार्टमेंट कॉस्टिंग हो गया। और उसके अलावा ये तो सारे मेथड के अंदर हैं। उसके अलावा टेक्निक के अंदर एक जो है वो ABC कॉस्टिंग और है, जो कि अपने को अपन पढ़ेंगे इसको ओवरहेड चैप्टर के बाद में। क्यों ओवरहेड चैप्टर के बाद में पढ़ेंगे? ओवरहेड चैप्टर के बाद में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इसमें क्या होता है, कॉस्ट एलोकेशन, कॉस्ट एब्जॉर्शन और कॉस्ट रीअब्जॉर्शन जब आपको अच्छे से समझ आ रखा होता है ना, तभी अपन इसको ABC को पढ़े, तो फिर वो 2 मिनट गई है बस। वो क्या है, वहाँ पर आप जैसे थोड़ा बहुत मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब इस डिपार्टमेंट के अंदर ये कॉस्ट लगी टोटल, और फिर आपने इसमें क्या कर दी, डिवाइड बाय इसमें, जैसे कि इसकी ये समझ लीजिए, जैसे इसमें मटेरियल लगा है और ये ओवरहेड है, ये इसके ओवरहेड है और ये इसका मटेरियल है, और ये लेबर है, ये प्राइम कॉस्ट है, और ये इसके ओवरहेड का टोटल है। ये हो गया। अब इसके बाद में आप जब जॉब के अंदर चार्ज करते हो ना, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, या तो आप कर देते हो परसेंटेज ऑफ मटेरियल की, भाई ओवरहेड मटेरियल के कितने परसेंट लगते हैं, या लेबर के कितने परसेंटेज, या प्राइम कॉस्ट के कितने परसेंटेज। जैसे कि आपने तय कर, आपके मटेरियल के 60% ओवरहेड लगते हैं डिपार्टमेंट ए के अंदर, तो डिपार्टमेंट ए के अंदर किसी जॉब के अंदर डिपार्टमेंट ए का मटेरियल लगा जैसे 1000 रुपये का,
तो आप क्या कर दोगे उसमें सीधा 60% के हिसाब से 600 रुपये क्या कर दोगे ओवरहेड के चार्ज कर दोगे। क्लियर है। लेकिन ABC कहता है कि ऐसा मत कीजिए, एक्टिविटी हर एक्टिविटी जो जो एक्टिविटी लगती है उन एक्टिविटी का एक बार क्या करो कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करो और फिर उसके बाद में जो है कितनी एक्टिविटी कंज्यूम की उसके हिसाब से आप कॉस्ट जो है वो लिखो। अपन ये बाद में ही देखेंगे, ओवरहेड चैप्टर के बाद में ही देखेंगे ना। एक होता है डिफरेंशियल कॉस्टिंग। डिफरेंशियल कॉस्टिंग कुछ भी नहीं कि भाई जैसे एक तो है कि भाई 10,000 यूनिट बनानी थी तो ये कॉस्ट लगेगी, मटेरियल लेबर ओवरहेड और फिक्स कॉस्ट ये और ये टोटल। और अगर हम 12,000 बनाते हैं तो ये कॉस्ट लगेगी और ये टोटल होगी। एक ये इसी की जगह वो क्या कहता है कि 10,000 पे कॉस्ट लगेगी ये और अगर 12,000 बनाते हैं तो इसमें इतना ऐड हो जाएगा, इसमें इतना इंक्रीज होगा, इसमें इतना इंक्रीज होगा, इसमें इतना इंक्रीज होगा। तो इसे डिफरेंशियल को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है उनके हिसाब से बांट देते हैं। तो अगर सिर्फ इसी तरीके के स्टेटमेंट बनाते हैं वही 10,000 पे इतना 12,000 पे जो है वो ये इतना इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या है डिफरेंशियल कॉस्टिंग है। हाँ ABC जब भी पढ़ेंगे तो अपने को कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट जो वो यूनिट वगैरह जो है वो पता करने पड़ेंगे। अब अपने को दो चीज़ें जो बात कर लेते हैं ताकि आज जो है एक बार इस नोट्स के अंदर जो लिखे हैं वो एक बार आप अच्छे से समझ पाओ। दो वर्ड और है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट है हाँ एड ऑन वाला डिफरेंशियल में आ जाएगा। डिफरेंशियल का मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दोनों हो सकता है, मतलब कि या तो सिर्फ अपन जो बढ़ रहा है उसको लिखें या फिर जो कम हो रहा है उसी को लिखें। क्लियर। अब दो वर्ड है, इनको पढ़ने के बाद जो है वो आप एक बार नोट्स जो है वो इंट्रोडक्शन वाले तक का नोट्स आप देख पाओगे। एक है कॉस्ट ऑब्जेक्ट और एक है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके लिए हम कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। कैलकुलेट कर रहे हैं। और कॉस्ट यूनिट क्या है, उसको मापने का तरीका। अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे अपन अपने प्रोडक्ट के अंदर बात करें तो जैसे अपन मोबाइल बनाते हैं तो अपन क्या कहेंगे कि पर स्मार्टफोन अपनी कॉस्ट क्या लग रही है, या फिर पेन बनाते हैं तो पेन अपना क्या है ऑब्जेक्ट है, पर पेन नहीं, एक बार पेन देखते हैं कि पेन अपना जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर अपन जो है वो और कुछ बनाते हैं जैसे गाड़ी बनाते हैं तो व्हीकल अपना क्या है ऑब्जेक्ट है जिसके लिए अपन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट हो सकता है, कोई एक्टिविटी हो सकती है, कोई प्रोसेस हो सकता है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है। जैसे डिपार्टमेंट की भाई आपका बॉइलिंग डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट क्या है, किसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, बॉइलिंग डिपार्टमेंट के लिए। या फिर जैसे आप जो वो कोई सर्विस डिपार्टमेंट के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो ये सर्विस डिपार्टमेंट आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये आपका कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी प्रोसेस के लिए कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो कि प्रोसेस ए की कॉस्ट क्या आ रही है तो प्रोसेस ए जो है वो आपका क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर। डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हो या जिसके लिए भी कर रहे हो तो वो आपके क्या बन जाएंगे, कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएंगे जिसके लिए आप कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो। और कॉस्ट यूनिट क्या है, मापने का तरीका। जैसे कि अगर बात करें कि मिल्क है तो वो कैसे करोगे आप, पर लीटर करोगे। ठीक है। सीमेंट है तो वो कैसे करते हो, पर केजी करते हो। या अगर बड़े लॉट के अंदर है तो कुछ और भी कर सकते हो। या फिर जैसे आपका ऑटोमोबाइल है तो पर व्हीकल कर दिया। ठीक है। जैसे आपका गेहूं है तो आपने क्या कर दिया, पर केजी कर दिया या पर टन कर दिया। तो ये क्या है, आपकी कॉस्ट यूनिट है। हाँ केजी या बैग कर दिया आपने
क्लियर है। अभी आपको आज की डेट के अंदर यहाँ तक का एक बार देख के इसके बाद में जो है आपके लास्ट में जो है वो टेबल दे रखी है, जिसके अंदर एक तो कॉस्ट यूनिट की टेबल दे रखी है और एक जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री और उनके कॉस्टिंग मेथड की दे रखी है। वहाँ तक का एक बार आप जो है वो देख लीजिएगा, बाकी का अपन कल इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मटेरियल वाला जो है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर हो रखा है, उसको एक दिन ही लगेगा सिर्फ एक बार रफली जो बताने की ज़रूरत है, फिर अपन लेबर और ओवरहेड करेंगे और उसके बाद में अपना कॉस्टिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ओके। और कोई डाउट हो तो मेरे को व्हाट्सएप करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। फर्स्ट पेपर वगैरह जो है भाई उनका भी अच्छे से ध्यान रखें और थोड़ा चिल रह के पढ़ाई करें। मुश्किल है, न्यूमेरिकल आना मुश्किल है। मैंने व्हाट्सएप पे जो है ऊपर यूनिट के हिसाब से जो है वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे, एक बार उनको वापस देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आ रखे। हाँ, उसमें कम कर दिए थे। मेनली अगर पूछेंगे तो भी हाल से रोहन के अलावा पूछना मुश्किल है, उसके अलावा तो शायद ही पूछे, क्योंकि अपने यहाँ तो क्वेश्चन जो है वो बेसिकली चैप्टर के ओवरव्यू के ज़्यादा आते हैं, अंदर से बहुत ज़्यादा डेप्थ से जो क्वेश्चन कम ही पूछते हैं। क्लियर है? मैंने एक फाइल भेजी थी शायद इसमें व्हाट्सएप पे भेजी थी, जो जिसमें यूनिट वाइज जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रखे ना उसको यूनिट वाइज कर रखा था। देखिएगा अगर मिल जाती तो, नहीं तो मैं वापस देखता हूँ। एक फाइल थी जिसके अंदर जो है वो जैसे इसमें इंट्रोडक्शन वाला, तो इंट्रोडक्शन वाले में 2011, 2015, 2018 और 2021 वाले में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे हैं। तो चैप्टर जैसे जैसे उसमें पूरे हो वो वैसे वैसे आप उससे क्वेश्चन देखते रहिएगा कि भाई किस तरीके का रखे। और बाकी वो बुक क्वेश्चन के लिए वो यूथ पब्लिकेशन वाली बुक सबसे बेस्ट है, उससे क्वेश्चन करो, उसमें लगभग जो है वो आरपीएससी में आते हैं ना, सेम वैसे ही दे रखे। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।